वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट जीरो पोजीशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हमने अक्षीय स्थिति पर देखा था, आज हम देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर। तो इसका पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव बना देते हैं। तो वैद्युत, ये हो गया आपका वैद्युत द्विध्रुव। तो ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया। अब एक निरक्षीय पॉइंट भी बना देंगे। इससे मिला देते हैं। तो इसे हमने इसे मिला दिया। ये मिला दिया। तो ये दो से बना हुआ है। एक हमको पता था माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। माइनस पे ए पॉइंट होता था, प्लस पे बी पॉइंट आपका हो गया। और इनके बीच की दूरी 12। तो इसका मध्य बिंदु हम मानते थे ओ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम कहेंगे एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एल, जिससे टोटल 12 हो जाते हैं। और हम मान लेते हैं कि ए बी के बीच से हम मानते थे ओ बिंदु से दूरी। तो इसे हम कहेंगे लंबवर्धक आर दूरी पर एक पॉइंट क्या स्थित है, पी। ये पी, इसे ही कहा जाता है निरक्षीय बिंदु। इसे ही हम क्या कहते हैं, निरक्षीय बिंदु। जीरो पोजीशन पॉइंट ये हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता है आगे की ओर होती है, तो ये आगे की ओर हो जाएगी। तो ये आगे की ओर हो जाएगी। हम मान लेते हैं इसे E1, प्लस कारण 1 मान लेते हैं, और ये माइनस कारण उसी की ओर होगी, तो हम इसे मान लेते हैं E2। ये हो गई। फिर अगर हम बात करें कि इनके घटक जो साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ लगते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो आपका प्लस के कारण तो आपका ऊपर की ओर होगा E1 साइन थीटा, और आपका माइनस के कारण ये नीचे की ओर होगा साइन का घटक कंपोनेंट E2 साइन थीटा। फिर अगर हम बात करें कि इसके जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होंगे, क्षैतिज घटक होंगे, वो क्या होंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हम कहेंगे इसके जो क्षैतिज घटक हैं, एक हो जाएगा आपका E1 कॉस थीटा और एक E2 कॉस थीटा। ये हो गया। अब ये अगर हम बात करें कि ये दूरी क्या होगी, यहाँ से आपकी P से A के बीच की दूरी, तो हम कहेंगे कि ये त्रिभुज है, एक ये समकोण त्रिभुज है, तो इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो R का स्क्वायर और प्लस L का स्क्वायर बराबर होता, इस भुजा के स्क्वायर होता, तो स्क्वायर को हम दूसरी साइड में भेजते तो अंडर होगा। इसी तरीके से हम कहेंगे ये वाली भी साइड हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये डायग्राम आपका तैयार होगा। हमने क्या देखा, बनाया एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी माइनस और प्लस क्यू, और इसके बीच में एक पॉइंट हमने मान लिया ओ से लंबवर्धक लंब इस पे डाल दिया, आर दूरी पर एक पॉइंट हमारा पी है, और यही निरक्षीय बिंदु, इसी पे निकालना हमें। तो यहाँ से हमने ये प्लस के कारण आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आगे की ओर, तो E1 माइनस के कारण उसी दिशा में, तो E2, और ये आपके साइन के घटक E1 साइन थीटा ऊपर की ओर, और नीचे आ जाएगा ये माइनस के कारण E2 साइन थीटा, और ये आपके क्षैतिज घटक हो जाएंगे E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा। अब हम समझते हैं इसकी थ्योरी। तो ये हो गया आपका। तो हम लिख देते हैं जो हम बना है। तो हम कहेंगे कि माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी एक ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है
स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से लंब अर्धक R दूरी पर P बिंदु स्थित है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या लिखा कि मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है AB, तो हमने दिखा दिया ये AB है आपका वैद्युत द्विध्रुव। एक परावैद्युत माध्यम में हमने इसे रखा है कहीं वायु या निर्वात में, जिसका परावैद्युतांक हमने कितना मान लिया k है। और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये बीच में है मध्य बिंदु O, तो O से लंब अर्धक, इसके ऊपर हमने ये लंब डाल दिया R दूरी पर एक पॉइंट P है। तो ये R दूरी पर एक पॉइंट P है, इसे हम बोलते हैं निरक्षीय बिंदु। इसी पे निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे प्लस, अब इसे हम तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, E बराबर E1 हमने माना है प्लस कर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट परावैद्युतांक के, और Q अपन दूरी क्या है प्लस से, तो आप कहेंगे प्लस से है अंडर रूट R² प्लस L², और होल हाफ स्क्वायर होता था होल हाफ स्क्वायर से हमने काट दिया अंडर रूट। और दिशा की अगर हम बात करें तो दिशा कहेंगे प्लस से आगे की ओर होती है, तो हम कहेंगे B से दिशा B से P की ओर। तो क्या हो गया, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन ये कितना बच गया R² प्लस L², ये बच गया। इसे मान लेते हैं समीकरण ये। इसी तरीके से हम कहेंगे माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 हमने इसे माना है, तो E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपॉन दूरी इनकी सेम ही थी अंडर रूट स्क्वायर। इसी तरीके से कट जाएगा। इसकी भी दिशा दिखा देते हैं कि दिशा क्या हो जाएगी, तो हम कहेंगे इसकी दिशा माइनस है, तो P से इसी की ओर आगे, P से A की ओर, ये हमने देखा ये E2 P से A की ओर, तो P से A की ओर ये हो जाएगी। तो E2 बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन क्या बच गया R² प्लस L²। इसे हमने मान लिया समीकरण 2। तो हमने क्या देखा कि हमने दो घटकों में बांटा है, तो हम कहेंगे E1 व E2 को लंबवत व क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। तो हमने क्या कहा कि E1 और E2 को परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में बांटा गया है। तो अगर हम कहें कि E1 व E2 के लंबवत घटक क्रमशः लंबवत घटक क्या है, तो हम कहेंगे E1 साइन थीटा व E2 आपका साइन थीटा, तथा
क्षैतिज घटक की अगर हम बात करें तो क्षैतिज घटक आपके क्या है, तो आप कहेंगे E1 cos थीटा व E2 cos थीटा है। तो हम कहेंगे लंबवत घटक परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। इसलिए ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अतः हमें क्षैतिज घटक के कारण बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब समझते हैं ये है क्या मैंने लिखा है, तब आप सही से समझ पाएंगे। तो हम कहेंगे मैंने लिखा E1 व E2 को लंबवत और क्षैतिज घटकों में बांटा गया है। तो एक हमने देखा कि ये आपका एक E1 ये हो गया आपका, एक हो गया लंबवत घटक ये वाले, और ये हो गया क्षैतिज घटक। तो दो घटकों में हमने बांटा है। लंबवत घटक आपका क्या है, तो आप कहेंगे E1 sin थीटा E2 sin थीटा। और फिर अगर हम कहें क्षैतिज घटक क्या है, तो आप कहेंगे क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा E2 cos थीटा। और लंबवत घटक की अगर हम बात करें तो परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत। तो कैसे परिमाण में बराबर है, तो आप कहेंगे ये दोनों क्या है, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा विपरीत, एक नीचे और एक ऊपर की ओर है। तो विपरीत है तो इसका मतलब घट जाता है, घटेगा तो एक दूसरे को ये काट देंगे, माइनस होगा तो ये इससे कट जाएगा, तो इसलिए ये निरस्त कर देंगे। निरस्त मतलब जीरो मान आ जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये क्षैतिज के कारण ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर मिलेगी। वही मैंने कहा कि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्षैतिज घटकों के कारण ही P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो हम कहेंगे E बराबर आपका क्षैतिज के कारण E1 cos थीटा E2 cos थीटा है। अगर हम कहें, आप ध्यान से देखेंगे तो ये परिमाण में ये भी दोनों बराबर हैं। ये देखो ये और ये, तो अगर इन दोनों को देखेंगे आप ध्यान से तो ये सेम आपको दिखेंगे, इसमें कुछ अंतर नहीं दिखेगा। ये दोनों देखो इधर वाला बराबर दिख रहा है, तो इसे कहते हैं, अगर ये बराबर मान है तो हम कहते हैं इन्हें परिमाण में क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, दोनों बराबर है। तो हम लिख सकते हैं E बराबर E1 cos थीटा और E2 की जगह भी हम लिख देते हैं E1 cos थीटा। E बराबर एक ये दोनों सेम हो गए, दोनों जुड़ जाएंगे तो एक तो E1 cos थीटा। तो E1 2 गुणे E1 ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो रख देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R² प्लस L², ये हो गया। अब यहाँ पे cos थीटा चलिए हम निकालते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो ये है आपका बन रहा ट्रायंगल, तो इसे हम लिख देते हैं ऐसे। अगर हम इसे बना दें, ये आपका है √R² प्लस L² और ये इसका है L था, ये R था। तो cos थीटा की अगर हम बात करें, cos थीटा बराबर होता है आधार और बटे कर्ण, ये होता है। तो cos थीटा आधार क्या है, ये हो गया आपका आधार L और कर्ण क्या हो गया R² और प्लस L², ये हो गया। अंडर रूट है, अंडर रूट को हम लगा देंगे 1/2 घात,
या तो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ये ध्यान रखना। ये क्यों लगा रहे हैं ये भी हम समझ लेंगे। तो कॉस की जगह पे हम क्या लगा रहे हैं, L/r² प्लस L² की घात 1/2। इसलिए अंडर रूट ना लगा करके उसकी घात 1/2 रखा, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, इसकी पावर कुछ नहीं दिखेगी, मतलब एक है, एक जैसे होंगे तो इनकी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, इसलिए लगाया। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और एक Q ये 2 है तो हम, और ये L है तो L, और ये क्या है ऊपर बचा Q। नीचे अगर देखें तो R² प्लस L², एक में आधा जोड़ेंगे तो 1 और आधा 1/1 मान लेते हैं, 2 1 कम 2 हो गया, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1, तो 2 1 3/2। तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा घात इसकी, जोड़ेंगे तो 3/2, क्योंकि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। फिर हम दिखा ये भी देंगे कि R क्या था, R बड़ा है L से, तो R² बहुत बड़ा होगा L² से, तो हम इसे क्या मान लेंगे, L² को नगण्य। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q इंटू 12 क्या होता है, आप कहेंगे P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमने ऊपर लगा दिया P, R² यहाँ पे रख देंगे 0, 3/2। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और P अपॉन ये R⁴, और ये गुणे में आ जाएंगे तो 3/2, तो इसने 2 काट देना। तो क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और P अपॉन R⁴। फिर अगर हम कहें कि निर्वात या वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान अगर 1 हो, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका P अपॉन R⁴। तो हमने K की जगह 1 मान रख दिया। ये हो जाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। तो ये हमने समझ लिया। तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा, और ये आपका यहाँ पे ये मान बराबर थे तो E2 की जगह E1 ही रख दिया, 1 1 2 हो गया। E1 का मान यहाँ से रखा, कॉस का हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लिया, गुणे में पावर जुड़ जाती है तो हमने जोड़ दिया, और ये पता है बड़ा मान था तो इसे 0 रख दिया, और गुणा ये पावर है तो गुणा हो जाएगा, 2 से 2 घटाए 3 बच गया। ये हो गया निरक्षीय स्थिति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब एक हम और समझ लेते हैं, एक और हम क्या समझेंगे, तो हम कहेंगे कि एक और आपका है डेरिवेशन, जिसे हम कहते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। अब इंग्लिश में लिखेंगे नहीं, बोल देंगे। तो इसे बोलते हैं द मोमेंट ऑफ कपल ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए पहले हम बना लेते हैं डायग्राम। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तो एक समान हम वैद्युत क्षेत्र दिखा देते हैं, ऐसे ही बनाते हैं जिससे जगह आपकी कवर हो जाए। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र बना देते हैं। तो ये हो गया आपका इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र को हम दिखा देते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। इससे अब इसमें हम क्या कर देते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं। तो एक वैद्युत, ये हो गया एक वैद्युत द्विध्रुव, और लंबवत ये दूरी हो गई। तो एक वैद्युत द्विध्रुव आपका हो गया, जो कि -Q और +Q हो गया। ये हो गया आपका एक पॉइंट हो गया A, और एक पॉइंट हो गया B,
और एक पॉइंट हम मान लेते हैं यहाँ पे सी पॉइंट मान लेते हैं। तो ये सी पॉइंट हो गया, ये एंगल इसके बीच में ये हो गया। यहाँ पे अभी तक हमने मान के चला है माइनस वाला एक है, उसको भी तो आप चाहें तो उसे ही मान लीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे ए मानिए इसे ए मानिए। और इसके बीच की दूरी आप कहेंगे कितनी है, तो हम कहेंगे 12। अब अगर देखें और एक समान ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये प्लस आवेश ये आगे की ओर बल लगाता है, तो हम इसे मान लेते हैं F1 बल लगा रहा है। तो F1 बराबर Q इंटू ई, हमने सीखा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि E बराबर होता है F/Q0। तो हम कहेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसे उधर भेजेंगे तो Q इंटू ई, वही हम लिख रहे हैं। और ये माइनस है तो इधर की ओर लगाएगा, तो F2 हम कहेंगे Q इंटू ई। ये हो गया इसका डायग्राम। अब समझते हैं, तो इसमें लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या हमने बना है, तो हम कहेंगे माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है प्लस आवेश पर वैद्युत बल आपका क्या लग रहा है, Q इंटू ई, और किधर लग रहा है आपका वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और तथा माइनस आवेश पर Q इंटू ई। तो हम कहेंगे ये किधर लग रहा है, तो हम कहेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा के ये विपरीत लग रहा है, विपरीत में। तो ये विपरीत में लग रहा है, तो दिशा में क्या है, विपरीत दिशा में कार्यरत है। तो इसलिए हम कहेंगे दोनों बल परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा में विपरीत हैं तथा इनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हैं या अलग अलग हैं। इसलिए यह एक बलयुग्म की रचना करेंगे। तो बलयुग्म का आघूर्ण की अगर हम बात करें, तो हम कहेंगे बलयुग्म का बलयुग्म के आघूर्ण को हम बोलते हैं टाउ। इसे ऐसे लिखा जाता है, ये क्या है, टाउ बराबर कोई एक बल, फिर कहेंगे तथा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो एक बल चाहे F1 माने या F2, क्योंकि ये देखें तो ये भी क्यों ई है, ये भी क्यों ई, तो परिमाण में दोनों बराबर। अभी लिखे क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो हमने लिखा कि वैद्युत द्विध्रुव AB है, जो कि हमने देखा एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये वैद्युत द्विध्रुव हो गया, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। एक माइनस Q आवेश पर बल लग रहा पर Q इंटू ई वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ये Q के लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस से विपरीत दिशा में, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इधर लग रहा है। तो हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है माइनस Q आवेश के कारण। तो हम देखें तो परिमाण में दोनों क्या है, बराबर है, Q इंटू ई ये भी है, Q इंटू ये भी है, लेकिन ये दिशा में क्या है, ये इधर लग रहा, ये इधर लग रहा। तो ये दिशा में क्या है, विपरीत है। क्रिया रेखाएं इनकी भिन्न है। क्रिया रेखाओं का मतलब ये जो बल लगा रहे हैं वो एक तरफ लगाएंगे तो हम कहेंगे कि क्रिया रेखाएं समान है, लेकिन ये इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, तो हम कहेंगे क्रिया रेखाएं भिन्न है। इसलिए ये क्या करेंगे, बलयुग्म का, बल का मतलब है फोर्स, युग्म का मतलब पेयर, तो एक साथ जोड़े में लग रहा है बल, तो इसे कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण।
तो बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर होता है कोई एक बल और उनके बीच की लंबवत दूरी। तो ये हो गया F2 या F1 जो भी मानना हो, क्योंकि दोनों समान है। लंबवत दूरी क्या है, ये A और C है, तो A और C लिख देंगे लंबवत दूरी। Q इंटू E हो गया ये, और AC हम निकाल लेते हैं। तो AC की अगर हम बात करें ये, तो हम कहेंगे इसके सामने वाली भुजा ये हो गई लंब और ये हो गई कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, तो हम कहेंगे साइन थीटा। तो हम कहेंगे साइन थीटा बराबर लंब, ये A और C हो गई, AC और कर्ण हो गई AB कितनी है, तो आप कहेंगे 12। तो AC बराबर आप लिखें, इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा 12 साइन थीटा, ये हमने निकाल लिया। तो हम कहेंगे कि AC की जगह क्या लिख सकते हैं 12 साइन थीटा। इधर दिखा देंगे कि AC बराबर 12 साइन थीटा। Q इंटू 12 क्या होता है, तो आप कहेंगे PE साइन थीटा। इधर दिखा देंगे P बराबर Q इंटू 2L। ये होता है बलयुग्म का आघूर्ण। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं टाउ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अगर साइन थीटा लगा तो क्रॉस लगाएंगे, और अगर कॉस लगा है तो डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो हम कहेंगे कंडीशन ये होती है कि या तो वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र की सीधे ही इसे रखें, मतलब ऐसे रखें हॉरिजेंटल, जैसे लाइन बनी ऐसे रखें, या फिर हम इसे वर्टिकल लंबवत रखें, ऐसे वैद्युत क्षेत्र इसे ऐसे रखेंगे। तो अगर क्षैतिज रखें, क्षैतिज का मतलब है 0 एंगल पे, ये थीटा कितना हो 0 एंगल। और दूसरी कंडीशन है कि अगर हम क्या करें, यदि लंबवत रखें, थीटा को 90 डिग्री पे रखें, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे हम रखें तो टाउ बराबर PE साइन 0, तो ये कितना हो जाएगा, हमें पता है साइन 0 का मान जो होता है वो साइन 0 थीटा का 0 होता है, तो ये 0 हो जाए। तो हम कहेंगे ये मिनिमम सबसे कम मान निकलेगा इस पर अगर ऐसे रखेंगे। टाउ मैक्सिमम इसमें निकलेगा 90 पे, क्यों, क्योंकि PE साइन 90 और साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो हम कहेंगे टाउ मैक्सिमम अधिकतम क्या हो जाएगा PE, ये हो जाएगा। तो न्यूनतम पे ये निकलेगा 0 और अधिकतम पे ये निकलता है। तो ये हो जाता है इसके लिए आपका फार्मूला, निरक्षीय स्थिति और एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बलयुग्म का आघूर्ण।